अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं स्टूडेंट। हमने फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, बाकी हमने सारा पढ़ लिया था। एक लास्ट हमारा टॉपिक रहता था मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। इसको आज हमने कवर करना है इंशाल्लाह ताला। इसके 2 लेक्चर बनाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री ये बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम किसी भी आइसोटॉप के आइसोटॉपिक मास को डिटरमिनेट करेंगे और दूसरी बात उसके रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करेंगे। जब भी वर्ड मीट्री आता है तो ये बात आपने पॉइंट याद रखना है, मीट्री का मतलब भी मेजरमेंट को होता है। मेजरमेंट किसी चीज़ की मेजरमेंट। डेफिनेशन क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर या एनालिटिकल टेक्निक which is used to measure। अब क्या चीज़ मेजर करनी है मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री में? ये एक एनालिटिकल टेक्निक है, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, एक पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी भी आइसोटॉप के मास को मेजर करते हैं। मास ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप के मास को डिटरमिनेट किया जाएगा इसके ज़रिए। और दूसरी बात, इसके ज़रिए हम जो मेजर करते हैं वो रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये हमारे पास है डेफिनेशन मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री की। द एनालिटिकल मेथड प्रोसीजर which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element। जो किसी भी आइसोटोप के मास की डिटर्मिनेशन हम करेंगे। और दूसरी बात, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये एक एनालिटिकल टेक्निक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री। और फिर इस टेक्निक के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम होता है मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। ये टेक्निक है और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट which is used for this process, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैथ स्पेक्ट्रोमीटर। अगली बात पे हम आते हैं कि इस मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप्स कितनी हैं। और ये पूछा भी जाता है, व्हाट इज मैथ स्पेक्ट्रोमीटर, डिस्कस इट्स टाइप। शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में। ये आता है ऑस्टन्स स्पेक्ट्रोमीटर, 2 टाइप्स हैं। दूसरा है डेम्स्टर। अब इन दोनों के अंदर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये जो ऑस्टन्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है ये ओल्ड वर्जन है, पुराना है। और ये डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये न्यू वर्जन है, मॉडर्न है या न्यू है। एक फ़र्क ये है दोनों में। और दूसरी बात, ये ऑस्टन्स मैथ स्पेक्ट्रोमीटर ये हमारे पास जो भी सैंपल होगा
अब सैंपल में लिक्विड भी तो हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ये हर तरह के सैंपल के आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ उस सैंपल की एनालिसिस करता था जो किस फेज़ में होता था, गैस फेज़ में। यूज़फुल फॉर गैस फेज़, क्योंकि पुराना है। बस देखो आज जैसे हमारे मोबाइल आ रहे हैं तो उनके जो पुराने वर्जन्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स की क्या थी, डेफिशिएंसी थी। उन्हीं को पूरा करने के लिए नए जो वर्जन्स आते हैं उनमें वो क्वालिटी इंक्रीज़ की जाती है, बैटरी टाइमिंग इंक्रीज़ किया जाता है, डिफरेंट वेज़ में हम उसको अपग्रेड करते हैं। और ये क्या है, यूज़फुल। अब इसमें क्या वो गैस के लिए यूज़फुल होगा? डेफिनेट बात है, गैस के लिए भी होगा। यूज़फुल फॉर सैंपल्स, किस फेज में? गैस में भी होंगे, और सबसे दूसरी बात लिक्विड में भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये सॉलिड में भी। आपकी बुक ने जो इसके अंदर मेंशन किया है वो ये कहता है कि डम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन सॉलिड फेज। जहरी बात है, अगर सॉलिड फेज में है तो ये इनको भी आइडेंटिफाई करता है, और ये स्पेशली किसके लिए है? गैस के लिए। ये इसकी टाइप्स थी किसकी? मास स्पेक्ट्रोमीटर की। अगले पॉइंट पे आते हैं, इसका प्रिंसिपल। अब जिस तरह की भी ये कोई टेक्निक आए, प्रोसीजर आए, मेथड आए, तो आपने इसको याद करने के लिए ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये आइडेंटिफाई किया हुआ है। सबसे पहला काम आपने क्या करना होता है, उसका पर्पस क्या है, वो किस मकसद के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने कहा कि ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। सेकंड नंबर पे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, ये इसका पर्पज़ है। दूसरी बात, उसकी जब भी लिखना है तो उसका कोई प्रिंसिपल होगा तो हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तीसरे, ये सेकंड नंबर पे आपने इस चीज़ को मेंशन करना होता है। इसी तरह आपके पास फर्दर भी इस तरह की जैसी टेक्निक्स आएंगे, लाइक जैसे हम चार्ज फाइंड करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मिलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड, उसमें भी ये जिस तरह के भी आएगा। प्रिंसिपल के बाद वर्किंग, ये पॉइंट लिखना होता है, और वर्किंग के बाद होता है लास्ट पे कंक्लूजन या कंक्लूसिव रिजल्ट्स, जिसको दूसरे मायने में हम क्या बोलते हैं? रिजल्ट्स। अब हमने ये पर्पस की बात की और उसके साथ उसके टाइप की बात की। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल को ये क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, राइट इट्स प्रिंसिपल। तो अब प्रिंसिपल में आपने आसानी के लिए क्या कर देने हैं? पॉइंट्स बना लेने हैं। पहला पॉइंट क्या है इसके प्रिंसिपल में? आपने क्या करना है, वो वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, या इसी को हम दूसरे लफ्जों में बोलते हैं वोलाटिलाइजेशन, गिवन सैंपल। ये फर्स्ट स्टेप में ये काम होगा। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, जब वोलेटिलाइजेशन हो जाएगी या वेपराइजेशन हो जाएगी, सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ऑफ, अब यहां पे क्या लिखा जाएगा? वेपर्स, क्योंकि हमने पहले वेपर्स बना लिए हैं। तीसरा प्रोसेस जो है इसको हम जर्नल मीनिंग में बोलते हैं एनालाइजर। एनालाइजर के अंदर फिर 2 पॉइंट आते हैं। नंबर 1, एक्सेलरेशन ऑफ आयंस। एक्सेलरेशन ऑफ आयंस, ये काम किधर होगा? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। दूसरे नंबर पे इसी आयंस की एक्सेलरेशन के बाद है सेपरेशन ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज
वैल्यू। और ये काम किस में होगा? मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, ये एनालाइजर हो गया। इसके बाद 4 नंबर पे होता है कलेक्टर, कलेक्शन ऑन आइंस की, जिसको हम मुख्तलिफ मीन देंगे। कलेक्शन ऑफ आइंस ये 3 वे में होगी। नंबर 1, इसको नाम दिया जाएगा आइन कलेक्टर। नंबर 2 पे इसको दूसरा नाम किया जाता है इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है। और इसके बाद हमारा जो भी पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डर। रिकॉर्डर, ठीक है। अब ये हमारे पास था प्रिंसिपल किसका? मैस स्पेक्ट्रोमीट्री का। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। जहां तक कोई आपका क्वेश्चन है तो बताएं। जी स्टूडेंट, अच्छा, अब ये हमारे पास था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद हमें जो भी रिज़ल्ट मिलना है, देखें हमारे पास कोई भी ब्लड सैंपल हम करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो वो प्रोसीजर जब प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करता है, एक पेपर की फॉर्म में रिज़ल्ट देता है, जिसके ज़रिए हम अपना सारा जो सैंपल गिवन दिया था अपने एनालिसिस के लिए, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रिकॉर्डर का काम क्या है कि वो जो आपकी डिवाइस होती है उसके साथ एक लगा होता है पीसी, उस पीसी के ऊपर मॉनिटर पे एक आपको रिज़ल्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डर। उसी रिकॉर्डर को जब हम प्रिंट फॉर्म में ले लेते हैं तो उसको हम अपने सेव पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो डॉक्टर को चेक करवाते हैं कि ये हमारा रिज़ल्ट आया, वो उसकी बेस पे आपको डायग्नोज करता है, मेडिसिन्स देता है। अब हमारे पास भी जो डाटा रिकॉर्डर पे मिलेगा, अगर हम उसको चाहते हैं कि उसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करें, उसकी स्टैटिस्टिक्स डेवलप करें ताकि उसको हमारे लिए समझना क्या हो सके, आसान हो सके, तो उसके लिए उसको हम क्या नाम देते हैं? मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या मैस स्पेक्ट्रम। ये आपका ग्राफ है, जो भी आपका डाटा मिला है ना ये रिकॉर्डर से, उसको हम ग्राफ की फॉर्म में जब प्लॉट करते हैं तो उस ग्राफ को क्या नाम देते हैं? मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या मैस स्पेक्ट्रम। अब एक पॉइंट, इस चीज़ को समझने से पहले, हमेशा जब भी ग्राफ बनना है तो ये आपकी फर्दर जब भी क्लास होगी, या आपका 3rd चैप्टर है, 4th है, 2nd ईयर है, 1st ईयर है, कहीं पे भी आप पढ़ते हैं, इवन मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, कहीं और पे भी ये ग्राफ आता है, तो हमेशा ये बात याद रखनी है। ये ग्राफ हमारा बनता है, इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने लिखा लेट्स सपोज y इज इक्वल टू 3x² प्लस c। अब यहाँ पे ये ग्राफ हमेशा 2 पैरामीटर्स के बीच में बनेगा। एक पैरामीटर जिसको y मैं कह रहा हूं ये है डिपेंडेंट, और ये जो पैरामीटर है ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट पैरामीटर या वेरिएबल। अब जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, जो वैल्यू डिपेंडेंट होगी उसके बीच में और जो इंडिपेंडेंट है, अब मैं इसके दूसरे सादा तरीन लफ्ज़ों में आकर बताऊं, डिपेंडेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? जैसे y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? x के। अब जब x चेंज होगा तो डेफिनेट y को भी चेंज होना है, लेकिन x अपनी मर्जी से चेंज होगा, उसको y को वो नहीं देखेगा कि मुझे चेंज होना है या नहीं होना। इसकी सिंपल मिसाल है, जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग बैठे हैं, तो आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आपको पढ़ना है, आपको अपनी पार्टी एंजॉय करनी है, कहीं पे भी जाना है, तो आपको पैसे की ज़रूरत है। और पैसे आप कहाँ से लेते हैं? अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल बनेंगे, और आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, अगर उन्हें प्रॉब्लम आ जाती है, अल्लाह ना करे किसी के घर में कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी पैसों की कमी आ जाती है, उसके चेंज होने से आपको क्या होगा? चेंज होना पड़ेगा। आपको वो पैसे ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे अकॉर्डिंग टू पेरेंट कंडीशन एंड सिचुएशन।
तो जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमेशा जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये दो पैरामीटर्स के बीच में बनता है। एक हमारा पैरामीटर डिपेंडेंट होता है और दूसरा पैरामीटर इंडिपेंडेंट होता है। और जब भी आपने इस ग्राफ को बनाना है तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको किस एक्सिस पे रखते हैं, और इंडिपेंडेंट को, ये पॉइंट आपने याद रख लेना है कि उसको किस एक्सिस पे लिया जाता है। अच्छा, जब भी ग्राफ बनता है तो जाहिर बात है इसको हम कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं, एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसके साथ ही एक और पॉइंट है जो एक्स एक्सिस होता है, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। और जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्लियर है। ये आपके इंट्री टेस्ट की बात तो नहीं मैं करूंगा, लेकिन ये है कि ये बोर्ड के पेपर में ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं या वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं। अब ये आपके पास आ गया, क्लियर हो गया। अब मैंने दिखा दो बातें हैं कि हमारे पास जो ये हम मैस स्पेक्ट्रोमीटर में या मैस स्पेक्ट्रम की बात करें, अब उसके अंदर जो हमारे पास मैस है वो किस पे डिपेंड करेगा, या रिलेटिव अबंडेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगी। अब दो मैं पॉइंट बता रहा हूं। एक मेरा पैरामीटर है रिलेटिव अबंडेंस, एक पैरामीटर। इसी के साथ दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्या है, मैस टू चार्ज रेशो। अब ये हर आइसोटोप की डिफरेंट होती है, और रिलेटिव अबंडेंस जो है वो डिपेंड करती है मैस टू चार्ज रेशो किसी भी आइसोटोप की कितनी है। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो ये रिलेटिव अबंडेंस हमारा कौन सा पैरामीटर बन गया, ये है डिपेंडेंट। और मैस टू चार्ज रेशो जो है ये कौन सा पैरामीटर है, इंडिपेंडेंट। अब जब हमारे पास जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर से हमें डाटा मिलेगा, जब हम उसको प्लॉट करेंगे, तो अब आपने खुद इसको डेफिनेशन, मैंने हमेशा आपको कहता हूं याद नहीं करनी, जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है। तो इसको आप जब ग्राफ की फॉर्म में या इसको डिफाइन करेंगे तो आप क्या करेंगे, इट इज द प्लॉट ऑफ द डाटा। उसमें हम क्या करेंगे, अब दो पैरामीटर है, रिलेटिव अबंडेंस को किस एक्सिस पे लिया जाएगा, जो कि डिपेंडेंट है, उसको किस एक्सिस पे लिया जाएगा, वाई एक्सिस पे। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किस एक्सिस पे लिया जाएगा, एक्स एक्सिस पे। देन इसके बीच में जो भी हमें डाटा मिलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज नियॉन की बात करें तो ये हमारे पास ये आता है 90.92, ये 20, और ये फिर यहाँ पे कितना आता है 0.28, और लास्ट पे ये 21 है, और ये 8.82, ये 22, 8.82। ये आपके पास डाटा आ गया। अब यहाँ पे आपने अपनी आसानी के लिए क्या करना है, एक पॉइंट लिख लेना है। उस पॉइंट को किस फॉर्म में लिखना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमेशा किस एक्सिस पे लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा किस एक्सिस पे लिखा जाएगा, वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट पे लिया जाएगा। फिर जब हम उसका ग्राफ या डाटा प्लॉट कर देते हैं तो उसकी फॉर्म में जो हमें ग्राफ मिलता है उसी ग्राफ का नाम क्या दिया जाएगा, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ या मैस स्पेक्ट्रम। डिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे देते हैं, देखें ये डिपेंडेंट, हाँ सॉरी, ठीक है आप सही कह रहे हैं, डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे।
बताने में, लिखने में गलती हो गई है, बोलने में ठीक था जी सर। जी। डिपेंडेंट हमेशा किस एक्सिस पे लेना है, वाई एक्सिस पे, और या ऑर्डिनेट पे, और इंडिपेंडेंट को हमेशा किस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे। अब जब ये हमें प्लॉट मिलता है या ये जो ग्राफ हमें मिलता है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। मैंने कहा था ना कि जो भी हमें रिजल्ट मिलता है जब हम लेबोरेटरी से टेस्ट करवाते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें एक वो उससे हम एनालिसिस करते हैं, हमें उससे रिजल्ट लेते हैं कि क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। नंबर 1, ये हमें क्या बताई जा रही है, रिलेटिव अबंडेंस। इससे हमें क्या मिलता है, रिलेटिव अबंडेंस। इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली, रिलेटिव अबंडेंस के बारे में मिलेगी। दूसरी बात, मैस ऑफ आइसोटॉप्स, किसी भी आइसोटॉप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर है। अच्छा, अब अगली बात पे आप आएंगे कि जो लेंथ ऑफ, ये आपके पास क्या बनी है, पीक्स बनी है। तो इनकी जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतनी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी, ज्यादा। तो लेंथ ऑफ पीक्स ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अबंडेंस। ये मैंने आपको पॉइंट दे दिया, इंफॉर्मेशन दे दी। अब जितनी लेंथ ऑफ पीक ज्यादा होगी, इट्स मीन दैट उतनी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, ज्यादा है। और जितनी लेंथ ऑफ पीक स्मॉल होगी, इट्स मीन दैट उस आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस उतनी कम है। अगर हम यहां से देखें तो सबसे ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस किसकी बनी, नियॉन 20 की, और सबसे कम किसकी बनी, 21 की। तो ये उसकी लेंथ ऑफ पीक ने हमें बताना है कि रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके वर्किंग की तरफ। एक दफा नोट कर लो, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं।